तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो ने गोल्डन पैलेस जाकर वहाँ का सारा ट्रेजर साफ कर दिया। इतना ही नहीं, हेवनली खान की भी वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी, जिन्होंने बड़े इक्वल अंदाज में गोल्डन पैलेस के ढेर सारे शेमांस का खात्मा करते हुए अपनी लोअर बॉडी को हासिल कर लिया। वहीं पर किन्मो ने भी हीलिंग एबिलिटीज का यूज करते हुए उनकी लोअर बॉडी को अटैच कर दिया। उसका मिशन तो अब पूरा हो चुका था, इसलिए वो योंगजाओ की तरफ रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ पैट्रियार्क भी इंपीरियल कैपिटल से इस्तीफा देकर अपने हेवनली डीमन सेक्ट की तरफ रवाना हो गए, ताकि वो किन्मो को सेक्ट लीडर की पोजीशन पर असेंड कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्मो को देख पाते, जो कि पैट्रियार्क के साथ अपने हेवनली डीमन सेक्ट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो कहता है कि इस योंगजाओ में हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के न जाने कितने ही सारे डिसाइपल होंगे। क्या आपने कभी उनके फ्यूचर के बारे में सोचा है? आपने यांगकांग के एडवाइजर को स्कूल्स और अकेडमी एस्टेब्लिश करने में मदद की, मगर हमारे डिसाइपल्स को पढ़ाई के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं की गई। आप दुनिया के बारे में सोचते गए, लेकिन हमारी सेक्ट को भूल गए। आपने यहाँ पर भी प्राइमरी स्कूल, ग्रेड स्कूल और अकेडमी बनानी चाहिए थी, तभी जाकर हमारे डिसाइपल समय के साथ साथ तरक्की कर पाएंगे। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हैं कि ये काम तो हमारे सेक्ट लीडर का है, ना कि पैट्रियार्क का। तो किन्मो उनसे पूछने लगा कि बताए फिर पहले सेक्ट लीडर ने ये काम क्यों नहीं किए। जिस पर पैट्रियार्क बताने लगे कि वो बंदा तो एक नंबर का थरकी था, वो अपने डिजायर्स में पूरी तरह से कैद हो गया, इसलिए सेक्ट की भलाई पर उसने जरा भी तवज्जो नहीं दी। उतने में ही किन्मो उनसे कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है, हम अपने सेक्ट के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को सिलेक्ट करके उन्हें इंपीरियल अकेडमी भेज देंगे। उन्हें पढ़ाने का काम हम उन लोगों से करवा सकते हैं। जिस पर पैट्रियार्क कह रहे थे कि काश तुम 40 साल पहले पैदा होते, तो शायद आज हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की सिचुएशन अलग होती। और उतने में वहाँ का नजारा पूरी तरह से बदल गया। हेवनली डीमन सेक्ट के सभी मेंबर्स वहाँ पर कतार में खड़े थे। साथ ही पैट्रियार्क को खबर दी गई कि अभी तक हमारे पहले सेक्ट लीडर की वाइफ यहाँ पर नहीं आई। दरअसल वो ग्रैनी सी के बारे में बता रहे थे। इतना ही नहीं, 4 गार्डियन किंग में से एक गार्डियन किंग कियान भी अभी तक वहाँ पर नहीं आया था। वेल, किन्मो इतने सारे लोगों को देखकर ही समझ गया कि शायद योंगजाओ सिटी में ही उनके सेक्ट का मेन हेडक्वार्टर है। वहीं पर एल्डर वांग ने तुरंत ही अपने सभी बैनर्स को अनफोल्ड कर दिया, जिसके चलते ये सभी लोग बड़े खूबसूरत पहाड़ी इलाके में पहुँच गए। साथ ही इस पूरी जगह पर काफी ज्यादा चहल पहल थी। दरअसल इस इलाके को हेवनली डीमन सेक्ट का सेक्रेड माउंटेन कहा जाता है। वहाँ मौजूद हर एक बंदा पैट्रियार्क और किन्मो के सामने अपना सिर झुकाने लगा, और उतने में उन्हें सेक्रेड लेडी की आवाज आई। फूलों की पंखुड़ियों को बिखेरते हुए उनका चाम उस पूरी जगह पर फैल गया था। सभी लोग सेक्रेड लेडी को देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थे, मगर उतने में ही पैट्रियार्क ने सेक्रेड लेडी के मैजिक को हटा दिया। उसके पास जाकर कहने लगे कि तुम यहाँ पर अपने असली फॉर्म में क्यों आई हो? आज वही बच्चा सेक्ट लीडर बनने वाला है जिसे तुमने पाल पोस कर बड़ा किया। तो क्या तुम अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर उसके स्पेशल दिन को बर्बाद करना चाहती हो? इसलिए सेक्रेड लेडी तुरंत ही अपने ग्रैनी सी वाले फॉर्म में आ जाती है। शुरू से ही उनकी खूबसूरती ही उनकी दुश्मन थी। वहीं पर ग्रैनी सी को देखते साथ ही किन्मो तो तुरंत ही जाकर उनके गले लग गया। साथ ही यहाँ पर हम मिस सी को भी देख पाते हैं। वो किन्मो से कहने लगी कि सेक्रेड लेडी यून शियांग की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। जिस पर किन्मो हैरान होते हुए कहने लगा कि क्या तुम वाकई हमारे सेक्ट की लेडी हो? तो एल्डर वांग उसे जवाब देते कि हमारी इस नई जनरेशन की सेक्रेड लेडी काफी ज्यादा ओबीडियंट है। अगर बात पुरानी वाली लेडी की जाए तो वो तो मुसीबतों का पहाड़ थी। जो सुनते साथ ही ग्रैनी सी उस पर चिल्लाने लगी। वो कहती, बुट्टी भूल मत, मैं यहीं पर हूँ। अगर ज्यादा मुँह चलाया तो अभी इसी वक्त तेरे कपड़े सिल दूंगी। जो सुनते साथ ही एल्डर वांग ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर दिया। अब यहाँ पर ग्रैनी सी किन्मो को बताने लगी कि यून शियांग ने कई साल हमारे पैट्रियार्क के अंडर पढ़ाई की है, तो तुम भी इससे दोस्ती कर लेना। ये मेरी ही सी फैमिली की मेंबर है। वहीं पर पैट्रियार्क उनके गार्डियन किंग कियान की वजह से परेशान थे। उन्हें पता था कि कियान जानबूझकर तो इतनी स्पेशल सेरेमनी को मिस नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कियान के बारे में पता लगाने का हुक्म दिया। जिसके बाद हमें इंपीरियल एडवाइजर की चेम्बर दिखाई जाती है, जहाँ पर कमांडर किन योंगजाओ की खबर लेकर पहुँच चुका था। वो कहने लगा कि योंगजाओ सिटी में काफी अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही। हेवनली डीमन सेक्ट के सभी पावरफुल मेंबर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। साथ ही वहाँ के सिटी लॉर्ड का मेंशन भी अचानक से ही गायब हो गया। हेवनली डीमन सेक्ट मेजर फैक्शंस में से एक है, तो अब हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो
जो सुनते साथ ही एडवाइजर ने कमांडर किन से एक सवाल पूछा। वो कहते चलो बताओ हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क कौन है? अगर तुम्हें इसका जवाब पता होता तो तुम बेवजह इतना पैनिक नहीं करते। हमारे एकेडमी में जिस ग्रेट चांसलर ने इतने साल काम किया वही हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क है। जो सुनते साथ ही कमांडर किन के तो होश ही उड़ गए। वो कहता है कि सीनियर वो बंदा तो हमारे यहाँ पर काफी दिनों से छुपकर काम कर रहा था, कहीं उसने हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं बनाई? जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। पास में मैंने ट्रैवल करते हुए कई सारे सेक्ट से नॉलेज हासिल किया, मगर वो लोग अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर रहे थे। साथ ही उन्होंने मिस्टिकल पावर्स और डाविस्ट आर्ट की प्रोग्रेस में भी ढेर सारी गड़बड़ी की, और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि इन सभी सेक्ट के बैरियर्स को ब्रेक करके इन्हें एक किया जाए। इसी दरमियान मेरी हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क से मुलाकात हुई। सिर्फ वही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे पूरे दिल से अपना नॉलेज दिया। उन्हीं की वजह से मैं ट्रू पाथ को देख पाया। इनफैक्ट उन्होंने मेरे से कोई बात हाइड नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे डाविस्ट मास्टर के पास भेजा। डाविस्ट मास्टर कभी किसी से नहीं मिलते, लेकिन पैट्रियार्क के लेटर की वजह से उन्होंने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया। उन्हीं के गाइडेंस के साथ मैंने डाविस्ट सोर्ड के सभी 14 चैप्टर्स को स्टडी किया, जिसके बाद पैट्रियार्क ने मुझे ग्रेट थंडर साउंड स्कूल भी भेज दिया, जहाँ पर मुझे रोलाई की टीचिंग हासिल हुई। भले ही उन्होंने किसी और के सामने कभी अपनी असली पहचान को रिवील ना किया हो, लेकिन मेरे सामने उन्होंने अपनी असली पहचान को छुपाया नहीं। उन्होंने जानबूझकर मुझे ये बात पता लगने दी कि वो एक डिमोनिक सेक्ट के पैट्रियार्क हैं। मैंने खुद होकर उन्हें एकेडमी में इनवाइट किया ताकि वो यहाँ की ग्रैंड चांसलर की पोजीशन को होल्ड कर पाए। ये फैसला मैंने उनकी गजब की स्किल्स या फिर वो हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क है इस वजह से नहीं लिया था, बल्कि मैंने उन्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि वो एक महान शख्सियत है। उनके जैसे ग्रेट कैरेक्टर वाले बंदे से ना ही मैं कभी मिला था और ना ही कभी मिल पाऊंगा। उनका दिल काफी ज्यादा प्योर है। बस वही बंदा हमारी इंपीरियल एकेडमी के लिए बेस्ट चॉइस था। वो मेरे मास्टर है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली। मेरे दिल को खुशी भी उन्हीं से हासिल हुई। यहाँ पर कमांडर समझ गया था कि एडवाइजर पैट्रियार्क की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो उनसे पूछने लगा कि अगर आप दोनों एक ही बात को शेयर करते थे तो फिर उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन क्यों किया? जिस पर एडवाइजर ने जवाब दिया कि शायद वो अपने हेवनली डीमन सेक्ट के लिए एक नए लीडर की ताजपोशी करना चाहते थे। मैं भी उस नए बंदे से पर्सनली मिलना चाहूंगा। अगर ये नया लीडर मेरी ही विल को शेयर करता होगा तो जरूर से ग्रो करेगा, और अगर वो मेरी सोच के खिलाफ रहा तो फिर उसे इसकी सजा मिलेगी। वही दूसरी तरफ किन्मो के असेंशन के रिचुअल शुरू हो चुके थे। सभी लोग उसके नाम के नारे लगाते हुए उसे असेंशन के लिए बधाई देने लगे। यहाँ पर किन्मो पैट्रियार्क से पूछ रहा था कि ये तो सेक्ट लीडर की सक्सेशन की सेरेमनी कहलानी जानी चाहिए, मगर यहाँ पर तो असेंशन इस लफ्ज का जिक्र हो रहा। असेंशन ये वर्ड तो एम्परर्स के असेंड होने के वक्त यूज किया जाता, जिस पर पैट्रियार्क बताते हैं कि हमारी हेवनली डीमन सेक्ट का 6 नेशंस पर कंट्रोल था। इन सभी 6 नेशंस के एम्परर्स हमारे लिए प्रजा थी, और इसी वजह से हम असेंशन इस वर्ड को यूज करने लगे, क्योंकि हमारा सेक्ट लीडर एम्परर पर भी रूल करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। पहले जो 6 नेशंस थे वो पावरफुल सेक्ट में तब्दील हो गए, मगर ये सेक्ट हर एक बंदे को अपना डिसाइपल नहीं बना सकते, क्योंकि ये काम तो बस एक नेशन ही कर सकता। जिसके बाद ये लोग एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच गए। वही दूसरी तरफ डाविस्ट सेक्ट के डिसाइपल लिन शुआन को भी हेवनली डीमन सेक्ट के नए सेक्ट लीडर के असेंशन की खबर मिल गई। वहाँ का मास्टर उसे बताता है कि 40 सालों से हेवनली डीमन सेक्ट के पास कोई लीडर नहीं था, मगर अब लीडर के आते ही वो लोग अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे, इसलिए हमें जल्दी से उस नए लीडर को एलिमिनेट करना होगा। साथ ही साथ उन लोगों को ये बात भी पता थी कि यांगकांग के एडवाइजर ने हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क से टीचिंग ली है, तो इंपीरियल एडवाइजर को एलिमिनेट करने का उन्हें एक और रीजन मिल गया। एक मास्टर कह रहा था कि मेरे ख्याल से हम उस इंपीरियल एडवाइजर को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे। उससे पहले भी कई सारे महारथी आए और चले गए, और फिलहाल उस जमाने के जीनियस ग्रेट डाचू में धूल खा रहे। उनके पास तो उनके हाथ पाँव भी नहीं बचे। अगर वो बाहुबली इस दुनिया को बदल नहीं पाए तो भला ये एडवाइजर क्या ही उखाड़ पाएगा। ये दुनिया काफी ज्यादा पेचीदा है। एडवाइजर को ये बात तब पता चलेगी जब वो खुद शीशे जैसे टूटकर बिखर जाएगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम पैट्रियार्क को देख पाते हैं, जो कि किन्मो को एक प्राचीन दरख्त के बारे में बताने लगे। वो कहते हैं कि हजारों सालों पहले हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के फाउंडर वेई सुई फेंग यहाँ आए थे। उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ को चॉप कर रहा है। उस वुड कटर ने ढेर सारी लकड़ियाँ जमा कर ली, मगर उनके कुल्हाड़ी के वार का इस दरख्त पर कोई असर नहीं हो रहा था। इनफैक्ट जितने पीसेस काटे गए उतने ही पीसेस दोबारा से इस पेड़ पर जुड़ने लगे। और फिर हमारे फाउंडर को रियलाइज हुआ कि ये बंदा तो एक सेंट है, तो उन्होंने
उन्होंने उसी सेंट से गाइडेंस लिया, उन्हें अपना मास्टर बनाया। वुडकटर इस स्टोन पर बैठकर उन्हें सिखाया करते और ये टीचिंग कई साल चलती रही। फिर एक दिन ऐसा आया जब उस सेंट के पास का सारा नॉलेज हमारे फाउंडर ने ग्रास्प कर लिया। उन्होंने उस सेंट की टीचिंग को एक दस्तावेज में उतार दिया, जिसे हम ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमंस के नाम से जानते हैं। हमारे फाउंडर ने जो भी नॉलेज हासिल किया था उसे उन्होंने दुनिया के साथ शेयर भी किया। वहीं से हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की स्थापना हो गई, जिसके बाद वो किन्मो से पूछते कि बताओ क्या तुम हमारे फाउंडर के प्रिंसिपल, उनके विजडम और वर्चू को इनहेरिट करने के लिए तैयार हो? जिसके लिए किन्मो ने हाँ में जवाब दिया और इसी पल पैट्रियार्क ने किन्मो को सेक्ट लीडर के टाइटल से सम्मानित किया। वो कहते हैं कि आज के बाद हेवनली डीमन सेक्ट को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वुडकटर और हमारे फाउंडर ब्लड से कनेक्टेड नहीं थे, उनका बस मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता था। तो अब तुम्हें भी सेंट स्टोन पर बैठकर उनकी नॉलेज को हासिल करना होगा, तुम भी उनके डिसाइपल बनोगे। तो किन्मो तुरंत ही स्टोन पर जाकर बैठ जाता है। आज इसी पल से हेवनली डीमन सेक्ट को प्रोटेक्ट और ग्रो करने की जिम्मेदारी किन्मो की थी। जिसके बाद ये सभी लोग अपने नए सेक्ट लीडर को ग्रीट करने लगे। अब हमें ग्रेट थंडर साउंड स्कूल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उन्हें भी नए लीडर के तख्त पर बैठने की खबर मिल चुकी थी। वो कहते हैं कि योंगसाओ सिटी अब उनके कब्जे में है। युनशियांग ने इंपीरियल एकेडमी के गेट पर हमारे जेनसन को हराया था। वो बंदी भी योंगसाओ सिटी में नजर आई, शायद वो भी हेवनली डीमन सेक्ट की डिसाइपल होगी। और उतने में उस जेन मास्टर को अपने लीडर की आवाज आती है। वो कह रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट में 40 सालों से कोई लीडर नहीं था। वो लोग तो अपने ही मसलों में इतने बिजी थे कि उन्होंने यांगकांग नेशन में चल रही रिफॉर्मेशन में कोई दखल नहीं दी। और अब इंपीरियल एकेडमी उसी डीमन सेक्ट के डिसाइपल का यूज करके हमारे जेनसन और डाविसन को हरा चुकी है। अगर ये नया लीडर वही बंदा है जिसने लिन शुआन को हराया था, तो फिर हम इस मसले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें यांगकांग नेशन से जवाब चाहिए। पता करो हेवनली डीमन सेक्ट का नया लीडर कौन है और मैं खुद होकर इस कर्मा को सेटल करूंगा। इधर पैट्रियार्क फॉर्मर सेक्ट लीडर से कहने लगे कि लिन टियानशिंग, हमारा नया सेक्ट लीडर असेंड हो चुका है, मगर फिर भी तुम अपीयर नहीं हुए। तुम्हारा फर्ज था कि तुम हमारे सेक्ट की टीचिंग हमारे नए लीडर को पास डाउन करो। तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम उन टीचिंग्स को अपने कब्र में ले जाना चाहते हो? यहाँ पर पैट्रियार्क का गुस्सा देखते ही ग्रैनी सी की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी। भले ही ग्रैनी सी ने शादी की पहली रात ही इस लिन टियानशिंग को मार दिया था, मगर उसी पल वो बंदा उनका इनर डीमन बन गया, जो कि हमेशा उनके साथ रहता है। और आज पैट्रियार्क के समन करने पर फॉर द फर्स्ट टाइम लिन टियानशिंग सबके सामने अपीयर हुआ। यहाँ पर किन्मो को पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे ये बंदा हर बार ग्रैनी सी की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करता है, मगर लिन टियानशिंग की फिलहाल तो किन्मो के साथ कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए उसने हेवनली डीमन सेक्ट की टीचिंग को पास डाउन करना शुरू कर दिया। इस पल में किन्मो को वुडकटर नजर आते हैं। वो उससे कहने लगे कि मुसाफिर, तुम काफी देर से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या तुम्हारा मेरे साथ कोई काम है? जिस पर किन्मो ने ग्रीट करते हुए कहने लगा कि सेंट प्लीज मुझे अपना गाइडेंस देकर इनलाइटन कीजिए। तो उस सेंट ने तुरंत ही किन्मो के अंदर अपना सारा नॉलेज पास करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ह्यूमन, स्पिरिट और डीमंस ये सभी अपनी अपनी पाथ को फॉलो करते हैं। अगर तुम इस दुनिया के हर एक क्रिएशन को गहराई से समझ पाओ तो तुम्हारे पास इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज के सेंस का नॉलेज आएगा। तुम फिर हर एक टेक्निक को सीख पाओगे और इसे ही ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमंस की ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक कहा जाता है। यहाँ पर किन्मो कहने लगा कि इस टेक्निक में ढेर सारा नॉलेज है, मगर हर एक बंदा बस उतना ही नॉलेज हासिल कर सकता जितनी उसकी किस्मत होगी। सो अब ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को टियानशिंग ने पूरी तरह से किन्मो के हवाले कर दिया। जिसके बाद वो पैट्रियार्क से कहने लगा कि मेरा काम तो हो गया, अब मुझे बस अपने इनर डीमन को हराना पड़ेगा। सी को खत्म करते ही मैं भी हमारे द वे ऑफ सेंट को एडवांस लेवल पर स्टडी करूंगा। वेल, यहाँ पर टियानशिंग की इनर डीमन ग्रैनी सी थी। ये दोनों भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इनमें से जो भी जीतेगा वही सरवाइव करेगा। अब ग्रैनी सी दोबारा से नॉर्मल होकर पैट्रियार्क को बताने लगी कि किन्मो के अवेकन होने के बाद उसे बोल दीजिए कि नए साल पर उसे सानलाव विलेज आना पड़ेगा। जिसके बाद ग्रैनी सी मायूस होकर वहाँ से चली गई। अब सीन शिफ्ट होकर हमें इंपीरियल एकेडमी दिखाई गई, जहाँ पर इंपीरियल फरमान रिलीज कर दिया था। यहाँ पर मास्टर गुइलान हिस्ट्री में परफेक्ट होने की वजह से उन्हें अब एकेडमी के ग्रैंड चांसलर की पोजीशन दे दी गई थी। वेल, यही पोजीशन पहले पैट्रियार्क की थी और उनके रिजाइन करने के बाद ये जगह गुइलान को मिली, जो कि किन्मो से बेइंतहा नफरत करता था। वही दूसरी तरफ कमांडर किन ये खबर इंपीरियल एडवाइजर तक पहुँचा देता है, मगर एडवाइजर इस खबर को सुनकर जरा भी खुश नहीं होते। वो कहने लगे कि गुइलान के
पास टैलेंट और कैरेक्टर की कमी है। वो बंदा तो एकेडमी की जिम्मेदारियां संभालने के लायक बिल्कुल नहीं, मगर मैं एम्परर के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। जाओ जाकर एम्परर को हेवनली डीमन सेक्ट के नए लीडर के असेंशन की खबर दो। और हाँ, पैट्रियार्क की असली पहचान के बारे में उन्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं। कमांडर किन तो ये बात एम्परर को बताने के लिए काफी ज्यादा बेताब था, मगर एडवाइजर के हुक्म की नाफरमानी उस पर भारी पड़ जाएगी। वही दूसरी तरफ पैट्रियार्क किन मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ सेक्ट लीडर बनने के बाद तुम पहले कौन सा काम करने वाले हो, जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि पहले हमारे सेक्ट में 360 हॉल्स थे, मगर अब मैं इसमें एक और हॉल ऐड करूंगा जिसे स्कूल हॉल के नाम से जाना जाएगा। पैट्रियार्क भी ये सुनकर दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गए। वो किन्मो से कहते कि मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छी चीजों को तोड़ने में काफी ज्यादा मजा आता। यांगकांग की स्कॉलर रेसिडेंस को भी तुमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। बस ये काम हमारे डीमन सेक्ट के साथ मत करना। मुझे हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं चाहिए। जिस पर किन्मो खुद को डिफेंड करते हुए बताने लगा कि ये तोड़फोड़ वाले काम मैं बस कभी कभार कर लेता हूँ। जिस पर पैट्रियार्क कहते हैं किन्मो ये पट्टी तुम किसी और को पढ़ाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुमने इंपीरियल एकेडमी में आते ही सिर्फ 8 दिनों के अंदर वहाँ पर काफी सारी तबाही मचा दी। इतना ही नहीं, जेड वॉल को भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया। मगर यहाँ की हर एक चीज हिस्टोरिक है। हर हॉल, हर चेम्बर किसी एंशिएंट रेलिक से कम नहीं होगी। उन सब पर मेरी मार्शल आर्ट्स इम्प्रिंट की गई ताकि हमारा हर एक डिसाइपल उन आर्ट को सीख पाए। खैर, तुम्हें अगर तोड़फोड़ करनी भी है तो जरा संभाल कर करना। यहाँ पर किन्मो काफी ज्यादा मायूस था क्योंकि आज पैट्रियार्क यहाँ से जाने वाले थे। वो कहते किन्मो प्लीज मुझे फॉलो मत करो, ये हमारा अलविदा है। चाहे तुम मेरे पीछे कितनी ही दूर चले क्यों ना हो, कभी ना कभी हमें अलग होना ही पड़ेगा। जो सुनते साथ ही किन्मो गोल्डन पैलेस का ट्रेजर उन्हें देने लगा। वो बताने लगा कि मैंने इसमें ढेर सारे एलिक्सर रिफाइन करके रख दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सफर में इन्हें कंज्यूम करो। और ये सब बताते वक्त किन्मो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने तो पैट्रियार्क के लिए 9 ड्रैगन्स की मछलियाँ भी कैच की थी ताकि रास्ते में वो उनका शोरबा बनाकर एंजॉय कर सके। साथ ही उनके लिए ढेर सारा खाना, दवाइयाँ, कपड़े, यहाँ तक कि जूते भी उसने पैक कर दिए। और फिर वो तुरंत ही जाकर उनके गले लग जाता है। यहाँ पर किन्मो काफी ज्यादा रो रहा था। उसे पैट्रियार्क के जाने की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पैट्रियार्क भी ये बात जानते हैं, मगर उन्हें पता था कि आज न कल उन्हें किन्मो से अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए वो भी भारी दिल से किन्मो को अपना अफेक्शन शो करते हैं। और फाइनली किन्मो ने अपने दिल पर पत्थर रख के उन्हें अलविदा कह दिया। वहीं पर हेवनली डीमन सेक्ट के सभी हॉल्स ने पैट्रियार्क के लिए चीयर्स किया। वो अपने जाम को उनके नाम से रेज करते हुए कहने लगे कि आपके इतने सालों के गाइडेंस के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये सब देखकर पैट्रियार्क भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। जिस सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, आज वो अपने सेक्ट और अपने लोगों से हमेशा के लिए दूर जा रहे थे। और ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सानलाव विलेज का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर विलेज चीफ अपनी व्हील चेयर से नीचे पड़े हुए थे। तभी ग्रैंडपा मास्क वहाँ आकर उनसे पूछने लगे कि आप 2 दिनों से इसी जगह पर ऐसे ही पड़े हुए हो, क्या आप इसके पीछे की वजह बताने की तकलीफ उठा सकते हो, क्योंकि डार्कनेस फैलने के बावजूद भी आप इस जगह से नहीं हिले। जिस पर विलेज चीफ कहते मास्क, मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग अब सही से काम नहीं करता। क्या तुम भूल गए हो, हर रोज तुम ही मुझे मेरे कमरे तक एस्कॉर्ट किया करते थे, मगर पिछले 2 दिनों से तुमने इस बुढ़े पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। जिस पर ग्रैंडपा मास्क इरिटेट होते हुए कहने लगे कि ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो, मगर चीफ का ही उनकी सुनने वाले थे। वो कहते मास्क, अब तुम तो एक बूढ़े अपाहिज का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे हाथ पाँव काम नहीं करते, फिर भी तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे। तो एल्डर मास्क कहते कि आपके पास ऐसी भयानक पावर्स है कि वो डार्कनेस भी आपको खत्म नहीं कर सकता, मगर फिर भी आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। पता नहीं आप ये विक्टिम कार्ड खेलना कब बंद करोगे। वेल, यहाँ पर चीफ जानबूझकर एल्डर मास्क के मजे ले रहे थे। चीफ कहने लगे कि मेरी बॉडी में इतना ज्यादा आलस भर गया कि मैं खुद को उठाना भी नहीं चाहता। इसलिए फाइनली एल्डर मास्क ने उन्हें उठाकर चेयर पर बिठा दिया। और उसी दिन सानलाव विलेज में एक स्पेशल मेहमान आए जो कि थे हमारे पैट्रियार्क। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें हेवनली डीमन सेक्ट दिखाया गया। यहाँ पर किन्मो ने वुडकटर सेंट से सारा नॉलेज हासिल तो किया, मगर उस ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक
टेक्निक को कॉम्प्रहेंड करना अभी भी बाकी था। तो किन्मो ने इस टेक्निक में मौजूद सारी मिस्टिकल पावर्स और डाविस्ट आर्ट को यूनाइट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसने अपना पूरा फोकस कल्टीवेशन पर रखा, कभी तलवारबाजी तो कभी टेक्निक की स्टडी। किन्मो अपने समय का एक पल भी जाया नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सानलाव विलेज में पैट्रियार्क को चाय ऑफर की गई। पैट्रियार्क कह रही थी कि हमारे नए सेक्ट लीडर किन्मो को आप सभी ने मिलकर रेज किया, इसीलिए मैं जानता था कि वो बंदा रिमार्केबल होगा, लेकिन मुझे उसने बताया था कि उसके पास ओवरलॉर्ड बॉडी है। अगर सच बताओ तो मैं आपके जितना होशियार बिल्कुल नहीं। मैंने तो ऐसी किसी बॉडी टाइप का नाम ही पहली बार सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यही आकर आपसे गाइडेंस लिया जाए। क्या आप मुझे बता सकती हो कि ओवरलॉर्ड बॉडी कौन सी इरा से है? जो सुनते साथ ही वो दोनों एल्डर्स जोर जोर से हंसने लगे। ग्रैंडपा मास कहने लगे कि इस बार तो पैट्रियार्क भी हमारे जाल में फंस गए। किन्मो के साथ साथ ये भी उल्लू बन गए। और फिर विलेज चीफ उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्होंने किन्मो के साथ साथ सभी एल्डर को इस ओवरलॉर्ड बॉडी का झांसा देकर टोपी पहनाई थी। और उन्हें अपनी इस कहानी पर काफी ज्यादा प्राउड भी था, क्योंकि आज तक कोई भी उनकी चोरी पकड़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ हेवनली डीमन सेक्ट के सभी हेवनली किंग्स किन्मो की कल्टीवेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो आपस में ही डिस्कस करते कि ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को मास्टर करना इतना ज्यादा आसान नहीं, और हमारे सेक्ट लीडर उसके साथ साथ बाकी की स्किल्स को भी मास्टर करना चाहते हैं। जिनमें से एक एल्डर कहने लगे कि उन्हें टेलीपोर्टेशन की सीक्रेट आर्ट को मास्टर करना था, जिस पर दूसरे मास्टर जवाब देते हैं कि टेलीपोर्टेशन की आर्ट को सीखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर हमारे सेक्ट लीडर की बात की जाए तो वो इतने यंग है कि कुछ सालों तक तो इस पर बिल्कुल भी पकड़ नहीं बना पाएंगे। मगर उतने में ही उन लोगों ने देखा कि किन्मो तो टेलीपोर्टेशन पोर्टल को क्राफ्ट करना सीख गया, और फिर किन्मो तुरंत एक मैनर पर जाकर पटक जाता है, क्योंकि किन्मो इस पोर्टल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इधर ये सभी एल्डर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि किन्मो ने अभी अभी फिनिक्स हॉल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब यहाँ पर किन्मो ने दोबारा से पोर्टल को ओपन करने की कोशिश भी नहीं की, मगर फिर भी वो अपने आप दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया, जिसके चलते हेवनली डीमन सेक्ट में तबाही मचना शुरू हो गई। इधर वो एल्डर्स उसे रोकने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, मगर किन्मो कहाँ ही उनकी सुनने वाला था। उसने तो न जाने कितने ही पवेलियन में धमाके कर दिए, और इसी बात का तो पैट्रियार्क को भी डर था। उन्होंने जाने से पहले किन्मो को पहले ही बता दिया था कि हेवनली डीमन सेक्ट में कोई तोड़फोड़ मत करना, मगर किन्मो ने तो आज तक सिर्फ उनकी नाक में दम किया था। इधर ये तीनों हेवनली किंग्स किन्मो को बचाने के चक्कर में खुद ही खतरनाक बीज से भरे हुए तालाब में पटक गए, मगर उन्होंने किन्मो को इस टेलीपोर्टेशन टेक्निक का सीक्रेट बताया। वो किन्मो से कहने लगे कि कभी भी पोर्टल ओपन होने से पहले ही तुम्हें कहाँ जाना है ये भी डिसाइड कर लो। आपको कुछ भी करके उन दो लोकेशंस को लिंक करना ही होगा। तो अब किन्मो ने इन्हीं चीजों को मास्टर करने के लिए हर एक पवेलियन में छेद बना दिए, मगर फाइनली उसने टेलीपोर्टेशन टेक्निक को सीख ही लिया। इधर वो तीनों हेवनली किंग्स कह रहे थे कि हमारे सेक्ट लीडर के पास ओवरलॉर्ड बॉडी होने की वजह से उनकी ग्रास्पिंग पावर इतनी ज्यादा होगी, वरना तो टेलीपोर्टेशन टेक्निक को इतनी जल्दी कोई भी मास्टर नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट डाचो में पैट्रियार्क को पता चला कि ओवरलॉर्ड बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कहने लगे कि शायद किन्मो ने इस बात पर इतना ज्यादा भरोसा किया कि वो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पर ही सभी जीनियस और महारथी को हरा सकता है। जरूर से इस सो कॉल्ड ओवरलॉर्ड बॉडी की कोई खास बात होगी। आपने कोई ना कोई टेक्निक उठाकर किन्मो को सिखा दी होगी, और उसे ही किन्मो ओवरलॉर्ड बॉडी ट्रिपल एलिक्सर नाम से पुकारने लगा, जिस पर चीफ कहते हैं कि वो तो बस एक बेसिक सी गाइडिंग स्किल है जो कि एंशिएंट ऑरा से बिलोंग करती थी। अब ये सुनते साथ ही एल्डर वांग काफी ज्यादा शॉक हो गए। यहाँ पर पैट्रियार्क कह रहे थे कि अगर ग्रेट डाचू के एंशिएंट एरा के ऑर्डिनरी लोगों के पास ये ओवरलॉर्ड बॉडी थी, तो फिर किन्मो ने मॉर्टल बॉडी को अवेकन कैसे किया? हो सकता है कि किन्मो ग्रेट डाचू की कैटास्ट्रोफी होने से पहले ही पैदा हुआ होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि किन्मो कहाँ से बिलोंग करता है? जिस पर चीफ ने जवाब दिया, केयरफ्री सिटी। तो पैट्रियार्क तुरंत ही इस केयरफ्री सिटी के बारे में पूछने लगे कि बताइए सिटी कहाँ पर है? जिस पर चीफ कहते कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर आपको केयरफ्री सिटी में दिलचस्पी है तो क्यों ना आज रात हम योंग रिवर के डार्कनेस में एंटर करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि चीफ को ये डार्कनेस कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये हमेशा उसमें एंटर करने के लिए बेताब रहते। वहीं दूसरी तरफ किन्मो ने इन तीनों एल्डर्स की शामत लाई। वो बेचारे बस बार बार उसे यही समझा रहे थे कि ये मत तोड़ो और वो मत तोड़ो, मगर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि किन्मो ने तो ऑलरेडी ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया है। किन्मो उनसे कहने लगा कि मैंने शायद हेवनली किंग्स को कुछ ज्यादा ही परेशान किया, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मगर वो तीनों भी किन्मो के टैलेंट को प्रेज कर रहे थे। वहीं पर
हुलिंग ने किन्मो के लिए एक भुना हुआ बतख लाया तो किन्मो तुरंत ही उस पर टूट पड़ता है। और अब उसे खाने के बाद किन्मो इन तीनों से कहने लगा कि मैं इंपीरियल एकेडमी का वाइजर हूँ, मगर फिर भी मैंने अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं की, तो मैं आज ही यहाँ से एकेडमी के लिए रवाना हो जाऊंगा। जिस पर वो तीनों हेवनली किंग्स कहने लगे कि वैसे तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सेक्ट से बाहर जाओ, मगर स्टडी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम तो कहते हैं कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से रवाना हो जाएं, क्योंकि पढ़ाई करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वैसे तो किन्मो शाम में जाने वाला था, मगर हेवनली किंग्स ने उसे सुबह ही रवाना कर दिया। बस कुछ ही दिनों में किन्मो ने इन सभी की वाट लगा दी थी और इसी वजह से इन लोगों ने किन्मो को वहाँ से भगा दिया। और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किन्मो जल्दी से सेक्ट में वापस आए। उसके जाने के बाद ये लोग अपना पसीना पोंछते हुए अपने डीमन सेक्ट की तोड़ फोड़ को देख रहे थे। वहाँ पर एक भी जगह बाकी नहीं थी जहाँ पर किन्मो ने आतंक ना मचाया हो। और इस तबाही को देखकर वो तीनों हेवनली किंग्स जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे कि हमारे सेक्ट लीडर भले ही बच्चों जैसी हरकतें करते, मगर उनके नॉलेज को हम लोग भी बीट नहीं कर सकते। उस बच्चे ने बस 10 दिनों के अंदर ही ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया। भले ही ये बंदा टैलेंटेड है, लेकिन यांगकांग के एडवाइजर के सामने कुछ भी नहीं। एडवाइजर को 5 सेंचुरीज जीनियस ऐसे ही नहीं कहा जाता। खैर, भले ही ये लोग जानते थे कि तबाही का दूसरा नाम है किन्मो, मगर उसके वहाँ से जाते ही उन्हें खालीपन महसूस होने लगा। वो चाहते थे कि किन्मो जल्दी से वापस आकर अपने यूनिक टैलेंट का यूज करके हेवनली डीमन सेक्ट को नई बुलंदियों पर ले जाए। उतने में इन तीनों को धमाकों की आवाजें आने लगी। दरअसल इनके पड़ोस की सिटी में एक रेबेलियन शुरू हो चुकी थी और किन्मो भी फिलहाल उसी इलाके की तरफ निकल चुका था, जिससे तो ये तीनों किंग्स काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो नहीं चाहते थे कि किन्मो इस रेबेलियन में घायल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ किन्मो कुछ पोर्टल्स ओपन करते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। साथ ही वो अपने हेवनली आइज ओपन करके वहाँ का इलाका भी चेक करने लगा और उसने देखा कि इंसेक्ट की आर्मी ने कई सारे फ्लाइंग कैरेज पर अटैक किए। उतने में ही किन्मो के सामने एक कैरेज आ चुकी थी, तो किन्मो तुरंत ही उस पर सवार हो गया, मगर वहाँ जाते साथ ही कई सारे ब्लेड से उस पर अटैक हो गए। हालांकि उसने 10,000 साउंड टेक्निक का यूज करते हुए उस अटैक को उतनी ही तेजी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखते ही देखते उस जहाज पर मौजूद सभी लोगों ने उसे घेर लिया था। तो किन्मो ने बताता है कि मैं तो बस कैपिटल जाना चाहता था, इसलिए मैंने इस बोट पर छलांग लगा दी। तो उन लोगों का लीडर उससे कहने लगा कि चलो जल्दी से 1000 टेल्स मुझे दे दो और मैं तुम्हें कैपिटल में ले जाऊंगा। जरा देखो, ऑलरेडी यहाँ पर जंग हो रही, तो ऐसे वक्त में मैं तुम्हें कैपिटल तक लिफ्ट दे रहा हूँ, तुमने तो मेरा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इतना कहते साथ ही वो तुरंत ही राजा जैसे अपने सिंहासन पर बैठ गया। इधर हुलिंग किन्मो को बता रही थी कि ये लोग तो मुझे शक्ल से ही लुटेरे लग रहे और इन्होंने हमें काफी अच्छे से चुना लगाया। अब किन्मो ने उन्हें जैसे 1000 टेल्स दी, उन लोगों का रवैया तो तुरंत ही बदल गया। उन्होंने तो किन्मो को अपने लीडर के सिंहासन पर ही बिठा दिया था। साथ ही साथ उसकी काफी अच्छे से सेवा भी की जाने लगी। कोई उसे फैन से हवा खिला रहा था तो कोई उसके सामने चाय पेश करता है। इतनी जल्दी इन लोगों के जज्बात बदल जाएंगे, ये तो किन्मो और हुलिंग ने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। अब सीन शिफ्ट होकर हम जियाओ नान को देख पाते हैं। वो अपने सीनियर को बता रहा था कि मेरे फादर ने यांगकांग एडवाइजर के रेसिडेंस को विजिट किया था और वहीं से उन्हें पता चला कि कई सारे फोर्ट्स ने यांगकांग के खिलाफ बगावत कर दी। एम्परर यानफेंग तो इस रेबेलियन की वजह से काफी ज्यादा भड़क गया। उसने सांशी फोर्ट के मास्टर ची को कोल्ड पैलेस में कैद कर दिया। जो सुनते साथ ही वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि हमारे सभी ट्रूप्स को सदन बॉर्डर पर इकट्ठा होने के लिए बता दो, अब जल्दी जंग का आगाज होगा। वहीं दूसरी तरफ किन्मो सोच रहा था कि काफी दिनों से बगावत की जा रही, मगर यांगकांग के एडवाइजर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं ली। और उतने में सांशी फोर्ट की लेडी ने अपनी इंसेक्ट आर्मी का यूज करते हुए उनकी फ्लाइंग कैरेज पर अटैक कर दिया। तो ये लोग तुरंत ही कैरेज का स्पीड बढ़ा देते हैं, मगर इंसेक्ट आर्मी ने इनकी कैरेज पर हमला करते हुए कई सारे कल्टिवेटर्स को निपटा दिया। तो अब किन्मो भी अपनी फायर पावर का यूज करते हुए उन इंसेक्ट पर अटैक करना शुरू कर चुका। इधर फोर्ट की लेडी को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उसी वक्त किन्मो ने वहाँ पर एक बहुत ही भयानक फायर बॉल क्रिएट किया, जो कि एक सूरज जैसे चमकते हुए उन कीड़ों पर फायर लैंसेस बरसा रहा था। न जाने कई सारे कीड़े इसमें मारे गए। वहीं पर उस कैरेज का ओनर भी किन्मो की शॉट टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया और अब वो भी अपने मुंह से वाइन पोर करते हुए किन्मो का साथ देने लगा। यहाँ पर उसने एक फायर फिनिक्स को समन किया था, जिसने उस पूरी जगह पर आग लगा दी। वो बंदा किन्मो से कहने लगा कि मेरा नाम है फान युनशाओ और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने युआन फैमिली की शॉट टेक्निक का यूज किया था, क्या तुम युआन फैमिली से हो? तो किन्मो ने भी उसे अपना नाम बता दिया। वो कह रहा था कि मैं इंपीरियल एकेडमी का डिसाइपल हूँ। वही दूसरी तरफ सांशी फोर्ट की लेडी अपने कीड़ों को मरता हुआ देखकर
काफी ज्यादा भड़क गई। युनशाओ उससे कह रहा था कि सांशी फोर्ट तो बस 3 चीजों के लिए फेमस है, उनके इंसेक्ट, मेडिसिन और खूबसूरती। और मानना पड़ेगा कि उनकी इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन तो गजब की दिखती। जिस पर वो बंदी कहती कि फान युनशाओ तुम तो एक लुटेरे थे ना, फिर तुमने ये नया धंधा कब से खोल लिया। जिस पर युनशाओ कहने लगा कि मैं अपनी इस क्लाउड चेसर शिप का यूज करके लोगों को लूटता था, मगर अब मैंने शांति की राह चुन ली, क्योंकि ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं अपनी जहाज से ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ। तो प्लीज क्या तुम मेरी शिप को यहाँ से गुजरने दोगी? देखो तो थोड़ी देर पहला भी मैंने तुम्हारी खूबसूरती की तारीफें की थी, मगर उस बंदी ने तो अपने इंसेक्ट की मदद से उनकी कैरेज को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर किन्मो भी फाइट के लिए तैयार था, मगर तभी युनशाओ उस बंदी को बताने लगा कि इंपीरियल कोर्ट न जाने कब से ही मुझे पकड़ना चाहता, लेकिन वो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अगर यांगकांग नेशन इसमें फेल हो गया तो क्या तुम ये कारनामा कर पाओगी? देख लो कहीं तुम्हें लेने के देने न पड़ जाए। वेल यहाँ पर उसने सांशी फोर्ट की लेडी को खुला चैलेंज किया था, तो बंदी भी पीछे हट गई। वो तो अब सीधे सदर्न बॉर्डर की तरफ निकल चुकी थी, मगर उसने अपने कुछ इंसेक्ट दोबारा से फ्लाइंग कैरेज के पीछे लगवा दिए। इधर हुलिंग किन्मो को बताती कि सीनियर देखो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये लोग तो वाकई लुटेरे निकले। तभी युनशाओ से बताने लगा कि मेरी जान अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने पन्ना पलट दिया है, यहाँ से मेरी जिंदगी का नया चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो चुका और मैं तुम सभी को सेफली कैपिटल पहुँचाने वाला हूँ। मेरे जहाज पर तुम्हारा काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए, तो मैं तुमसे पैसे भी नहीं ले सकता। इससे ये बात साबित होती कि युनशाओ एक नेक दिल लुटेरा था। और उतने में उनके अल्केमी फर्नेस में एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। दरअसल उस बंदी ने रिलीज किए हुए इंसेक्ट की वजह से ये धमाका हुआ था, जो देखकर तो युनशाओ काफी ज्यादा भड़क गया। देखते देखते उनकी जहाज पर आग लग गई। ये फर्नेस ही इनके जहाज को स्पीड दे सकती थी, मगर अब उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से कैरेज सीधे जमीन की तरफ गिरने लगी। साथ ही ढेर सारे इंसेक्ट भी वापिस आ चुके थे, तो युनशाओ अपने फिनिक्स को समन करके उन्हें जलाने लगा। वो किन्मो से कह रहा था कि अगर तुम फर्नेस को रिपेयर करो तो तब तक मैं इन बग्स को रोक के रखूंगा। तो किन्मो भी काफी तेजी के साथ फर्नेस के डैमेज हुए पीस को रिपेयर करने लगा, जिसके चलते थोड़ी देर में वो ठीक हो गई। और फिर ये लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए इन कीड़ों को चकमा दे देते हैं। युनशाओ किन्मो से कह रहा था मेरे भाई तुम्हारी स्किल की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, तुमने मेरी जहाज की स्पीड को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या तुम मुझे स्किल सिखा पाओगे? क्योंकि आगे चलकर इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो सकता हूँ। जब मैं किसी को लूटूंगा तब काफी तेजी के साथ भाग सकता हूँ। जिस पर किन्मो कहने लगा कि मुझे अच्छे से याद है कि थोड़ी देर पहले ही तुमने जिंदगी का पन्ना पलटने की बात की थी। जो सुनते साथ ही युनशाओ जोर जोर से हंसने लगा और अब पूरी रात भर ट्रैवल करने के बाद ही कैरेज कैपिटल में पहुँच जाती है, जहाँ पर यांगकांग के सिपाहियों ने फान युनशाओ पर तुरंत ही निशाना लगा दिया। मगर युनशाओ ने बताने लगा कि भाई लोग अपन ने चोरी का काम छोड़ दिया है, बोले तो जिंदगी का नया पन्ना पलटा, तो मुझे अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो किन्मो से कहने लगा कि भाई तू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो क्यों ना तू भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले। जिस पर किन्मो कहने लगा फान युनशाओ तुम डाओ सेक के एक भागे हुए कल्टिवेटर हो, और अगर मेरी बात की जाए तो इंपीरियल अकेडमी में मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती, इसलिए मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने वाला। जो सुनते साथ ही हुलिंग की हंसी छूट गई। खैर किन्मो उस बंदे के साथ मजाक कर रहा था और फिर वो एकदम सीरियस होकर उससे कहने लगा कि मैंने सुना था डाविस सेक के पास एक मैक्रो अरिथमेटिक का बुक था, जिसे टाइशुआन अरिथमेटिक मैनुअल के नाम से जाना जाता, तो क्या तुम उस बुक के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? जिस पर युनशाओ से धीरे से बताने लगा कि जब मैं डाओ सेक छोड़कर भागा था उस वक्त मैंने उनका एक मैनुअल भी चुरा लिया। अगर तुम चाहो तो इस मैनुअल को रख सकते हो, इसे पढ़ने के बाद तुम्हारा माइंड और भी ज्यादा शार्प हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उसके चैप्टर नंबर 14 में मौजूद डाविस स्टार्ट को मास्टर किया तो तुम एक गॉड भी बन सकते हो। और अब उस मैनुअल को किन्मो के हवाले कर देता है। जिसके बाद युनशाओ वहाँ से निकल पड़ा। वो अपने साथियों को बता रहा था कि जैसे ही हमारे कॉन्टिनेंट का माहौल शांत हो जाए हम दोबारा से लूट और चोरी चकारी का काम शुरू कर देंगे। साथियों किन्मो से भी कहने लगा कि अगर कभी अच्छे रास्ते पर चलने से दिल भर जाए तो मेरे पास आ जाना। वहीं पर किन्मो उसे अलविदा कह रहा था। यहाँ पर किन्मो ने एक नया दोस्त बना लिया था जो कि इवल के साथ साथ एक नेक दिल इंसान है। और अब किन्मो अकेडमी की सीढ़ियों पर पहुँच गया। उसने देखा कि ड्रैगन किलिन तो मस्त खराटे मार
रहा, मगर वो भी स्टेप पहले से काफी ज्यादा पतला हो चुका था और उतने में उसकी नींद खुल गई। वो किन्मो से पूछने लगा कि क्या तुमने कभी हैंडसम मर्द को नहीं देखा जो मुझे घूर रहे हो? जिस पर किन्मो जवाब देता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर दिख रहे, ऐसा लग रहा कि तुमने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया, मेरे ख्याल से तुमने शिकार पर जाना चाहिए। जिस पर ड्रैगन किलिन आलस देते हुए बताने लगा कि लोग खुद होकर यहाँ पर खाना और वाइन लेके आते रहते, तो बोला मुझे शिकार करने की क्या जरूरत। और हाँ एक बात और, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने कोई वेट लॉस नहीं किया। जिस पर हुलिंग उससे पूछने लगी कि बताओ तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या तुम हमेशा खाना खाकर ऐसे ही पड़े रहना चाहती हो? जिस पर ड्रैगन किलिन स्टाइल मारते हुए कहने लगा कि तुम्हारी जैसी मामूली सी फॉक्स भला मेरे एम्बिशंस को क्या ही समझ पाएगी, तुम तो खुद ही वाइन के नशे में धुत रहती हो और मुझे यहाँ आकर ज्ञान पेल रही। जो सुनकर तो हुलिंग को भी गुस्सा आ गया। वो किन्मो से कहने लगी कि चलो यहाँ से मास्टर, इस बेवकूफ के सामने ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं। अब ये लोग वहाँ से जाने लगे कि ड्रैगन किलिन ने तुरंत ही रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे मास्टर अपने पोजीशन से इस्तीफा देकर एक बुढ़े के साथ यहाँ से भाग गए, उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। अब मेरे पास ना ही कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मास्टर, बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? इसलिए मैं यहाँ बैठकर बस इस जगह को गार्ड कर रहा हूँ। ऊपर से वो ग्रीनॉक्स हर रोज यहाँ आकर मुझे बुली करता। अगर मैं लड़की होता तो कभी ना कभी मुझे तंग नहीं करने वाला था। सच बताओ तो ये जिंदगी अब बड़ी ही मुश्किल हो गई, मुझे तो जीने की इच्छा भी नहीं रही। जिस पर किन्मो कहने लगा कि तुम पैट्रियार्क की सवारी हो और मैं उनका डिसाइपल, साथ ही साथ मैं अब हेवनली डीमन सेक्ट का नया लीडर बना हूँ। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन कहने लगा कि तुम एक लीडर होने के बावजूद भी पिछली बार तुमने मुझे बेहोश किया, ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस पर किन्मो कह रहा था कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने अपनी खुन्नस निकालने के लिए मुझे ग्रीनॉक्स के पास भेज दिया और उस बैल ने मेरी तगड़ी धुलाई कर दी। अब अगर एक लफ्ज भी और बोलोगे तो दोबारा से नॉकआउट कर दूंगा। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन डर के मारे पीछे हट गया, जिसके बाद वो किन्मो को चुपके से फॉलो करने लगता है। मगर किन्मो को ये बात पता चल गई, इसलिए वो तुरंत ही ड्रैगन किलिन से पूछने लगा कि बताओ तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जिस पर ड्रैगन किलिन बताने लगा कि तुमने मुझे नॉकआउट किया था ना, तो अब तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे खाना खिलाना और वाइन पिलाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस पर किन्मो कह रहा था अरे थोड़ी देर पहले ही तो तुमने बताया था कि तुम्हारे लिए कई सारे लोग खाना लेके आते, साथ ही तुम्हें बढ़िया सी वाइन भी पिलाई जाती, तो फिर मैं भला तुम्हारा ख्याल क्यों रखूंगा? जिस पर ड्रैगन किलिन बताने लगा कि वो तो मैंने तुमसे झूठ बोला था, असल बात तो ये है कि जब से पैट्रियार्क यहाँ से चले गए तभी से किसी ने मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा। सबको लगता है कि मैं तो सीढ़ियों पर पहरा देने वाला पत्थर हूँ और मैं भी इतना प्राउड हूँ कि किसी के सामने कभी भीख नहीं मांगता। और तो और मास्टर बाशान का बैल भी जानबूझकर मुझे तंग करने आ जाता। वो कह रहा था कि मैंने उसे प्यार में धोखा दिया है। अब तुम ही बताओ अगर मैं मर्द हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? जिस पर किन्मो कहने लगा चलो ठीक है, आज के बाद मैं ही तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मेरे पास पैसे है तो उसमें मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन तो अपनी दुम हिलाते हुए खुशी जाहिर करने लग गया। तभी किन्मो उससे पूछता है कि बताओ तुम क्या खाते हो? जिस पर ड्रैगन किलिन एकदम स्टाइल मारते हुए बताने लगा कि मैं तो बस यूलोंग लेक का ही पानी पीता हूँ और मुझे हर रोज 1 किलो क्रिम्सन फायर एलिक्सर चाहिए। जो सुनते साथ ही किन्मो के हलक से तो चाय ही बाहर आ गई। वहीं पर हुलिंग भी हैरान होकर किन्मो को बता रही थी कि ये जानवर तो बहुत ही महंगा पड़ रहा, अगर इसे 1-2 दिन ही साथ रखा तो हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। जो सुनकर ही ड्रैगन किलिन को टेंशन आ गया, उसे डर लग रहा था कि कहीं किन्मो से साथ रखने से मना न कर दे, इसलिए वो कहते देखो मैं थोड़ा बहुत भूखा भी रह सकता हूँ, 1 किलो की जगह तुम मुझे आधा किलो क्रिम्सन फायर एलिक्सर भी खिला सकते हो। अच्छा चलो आधा भी रहने दो, मैं तो 1 पाव एलिक्सर से भी अपना काम चला लूंगा। और देखो अब इससे कम तो मैं भी नहीं कर सकता, वरना फिर मैं सड़क पर ही अच्छा हूँ। जिस पर किन्मो कहता है कि देखो मैं खुद भी एलिक्सर रिफाइन कर सकता हूँ, इससे हमारे पैसे भी बचेंगे और तुम्हें भी भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में तो नहीं पाल सकता ना। जो सुनकर ड्रैगन किलिन कहने लगा कि फ्री में थोड़ी पाल रहे, तुम भूल गए क्या तुमने मुझे बेहोश किया था? वैसे भी तुम हमारे सेक्ट लीडर हो और मैं पैट्रियार्क की सवारी, तो मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। जिस पर किन्मो कह रहा था कि तुम्हें हर रोज अपनी सलाइवा मुझे देनी पड़ेगी, उसके बिना तो मैं तुम्हें साथ रख ही नहीं सकता। अब ड्रैगन किलिन को सलाइवा क्या होती है ये पता नहीं था, तो हुलिंग कहने लगी बेवकूफ मेरे मास्टर को तेरी थूक चाहिए। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया। वो कह रहा था किन्मो अब हम पार्टनर्स बन चुके हैं, तो क्यों ना तुम मेरा एक काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस ग्रीनॉक्स को लेकर यहाँ आ जाओ
मैं ना उस बैल को कोट कोट के उसका कुत्ता बना दूंगा। जिस पर किन्मो कहने लगा कि ज्यादा उड़ो नहीं, वरना 1 किलो की बजाय आधा किलो ही एलिक्सर मिलेगा। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन को अपने बदले की आग को बुझाना पड़ गया। अब किन्मो से सबसे पहला यूलोंग लेक पर ले जाता है, जहाँ पर ड्रैगन किलिन ने ढेर सारा पानी पी लिया। उस वाटर को पीते ही वो तुरंत ही काफी ज्यादा मोटा हो चुका था। तो हुलिंग उससे कहने लगी कि आज के बाद हम तुम्हें मोटो ड्रैगन बुलाएंगे और तुम उस ग्रीन ऑक्स के सीनियर हो। जिस पर ड्रैगन किलिन कहने लगा कि वो तो ठीक है, लेकिन अब मुझे खाने की जरूरत महसूस हो रही। तो किन्मो से लेकर तुरंत ही अल्केमी रूम में पहुंच गया, जहाँ पर पूरे 1 महीने के बाद ड्रैगन किलिन को क्रिम्सन फायर एलिक्सर खाने को मिला। वो खाना ठूसते ठूसते किन्मो को बता रहा था कि भाई आज के बाद तुझे अगर किसी की पिटाई करनी है तो बस मुझे इशारा कर देना, मैं ना फाइटिंग में बहुत ही अच्छा हूँ। तो हुलिंग उसकी सलाइवा को कलेक्ट करते हुए कहने लगी कि एक बैल तो तुझसे संभाला नहीं जा रहा और बातें फेंक रहा शूरवीरों वाली। वहीं पर किन्मो ड्रैगन किलिन की सलाइवा को एक घायल स्पिरिचुअल बर्ड के पैर पर लगा देता है, जिससे तो परिंदा तुरंत ही हील होकर दूसरों को लाते मारने लगा। ये देखकर तो सभी हीलर्स हैरान थे। उन्हें पता भी नहीं था कि ड्रैगन किलिन के पास ऐसी यूनिक एबिलिटीज होगी। वो लोग तो इतने सालों से उसे बस एक स्टैचू समझ रहे थे। वहीं पर अल्केमी मास्टर इस सलाइवा की परीक्षा लेने के लिए अपने डिसाइपल का ही पाव काटने लगा, मगर दूसरे बंदों ने उस बुड्ढे को रोक लिया था। उतने में ही किन्मो कहता है कि ये सलाइवा किसी भी इंजरी को हील कर सकती, अगर तुम चाहो तो मैं एक फेयर प्राइस में इसे सेल करूंगा। और फिर क्या, थोड़ी देर में ये लोग ढेर सारा पैसा कमा कर बाहर आ गए। हुलिंग कह रही थी कि ये तो लूटमार करने से भी ज्यादा बढ़िया था। और अब ये लोग जैसे ट्रेनिंग एरिया में पहुंचे, ड्रैगन किलिन अपने पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए सबको साइड में हटा देता है। वो कह रहा था चलो बे मच्छर, जल्दी से साइड में हट जाओ, मेरे मास्टर पधार रहे हैं। वहीं पर किन्मो से धीरे से कहने लगा कि मेरे भाई क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ? अरे ऐसा करोगी तो ये सभी लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। उतने में ही प्रिंसेस यूजी एक बंदे को पीटते हुए किन्मो के पास पहुंच गई। वो तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा खुश थी। किन्मो उससे कहता है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गई हो। मुझे खुशी है कि ग्रासलैंड से वापस आने के बाद भी तुमने प्रैक्टिस करना कम नहीं किया। तो यूजी उसे बताने लगी कि चांसलर की पोजीशन अब मास्टर गुइलान को दे दी गई है और वो बंदा काफी दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहा था। अब इन दोनों को ज्यादा करीब आता हुआ देखकर सेकंड प्रिंस यूशु ने बीच में आकर इन दोनों को तुरंत ही अलग कर दिया। साथ ही वो किन्मो से कहने लगा कि मास्टर गुइलान तुमसे मिलना चाहते हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम उनकी सोड उन्हें वापस लौटा दो, वरना तो बंदा तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। जिस पर किन्मो कहता है कि वो सोड मैंने ग्रेट डाचू में हासिल की थी और वो भी अपनी काबिलियत के दम पर, तो भला मैं वो सोड वापस कैसे कर सकता हूँ? वैसे मैंने ये भी सुना था कि गुइलान आपका टीचर है, कहीं आप इसी वजह से तो उसकी साइड नहीं ले रहे? मैं उस बंदे को अच्छे से जानता हूँ, एक दिन वो आपको भी धोखा देगा। जो सुनकर यूशु बताने लगा कि मैं जल्दी बॉर्डर पर जाने वाला हूँ, कुछ ट्रूप्स को लीड करना है और यहाँ के हालत काफी ज्यादा खराब हो रही, इसलिए मैं यूजी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। जो सुनते साथ ही यूजी तुरंत ही किन्मो के पीछे जाकर छुप जाती है। वो कह रही थी कि भाई फिलहाल मैं मास्टर बाशान के अंडर ट्रेनिंग करना चाहती। वहीं पर किन्मो कह रहा था कि सेकंड प्रिंस बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। जो सुनकर यूशु दिल ही दिल में कहने लगा कि हाँ भाई तू है, इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही। आप किन्मो स्कॉलर रेसिडेंस की तरफ जा ही रहा था कि उस ब्रिज पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी फैलने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारी जंजीरें इमर्ज होकर इनका रास्ता रोक लेती है। दरअसल वहाँ पर मास्टर गुइलान पहुँच गया था, तो किन्मो भी तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगा। हालांकि गुइलान तो बड़े ही गुस्से में था। वो कहता है तूने मेरी सोड पर कब्जा किया था, साथ ही साथ मुझे काफी ज्यादा जलील भी किया, मगर तब तूने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन तो मेरे जाल में फंसेगा। और इतना कहते साथ ही वो अपने एक डिमोनिक फॉर्म का यूज करते हुए किन्मो पर जंजीरों से अटैक कर चुका, मगर किन्मो उसे डॉज करते हुए गुइलान के पीछे पहुंच जाता है। वो उससे कह रहा था कि मैं इंपीरियल वाइजर हूँ, मैंने इम्प्रेस मदर की जान बचाई थी, तो अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उतने में ही मून रिक्लाइनिंग ब्लेड से उस डिमोनिक फॉर्म पर हमला हो गया। दरअसल मास्टर बाशान की वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। वो कहते गुइलान तुम डिवाइन रल्म के एक्सपर्ट होकर भी एक छोटे बच्चे पर अटैक कर रहे हो, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगर तूने किन्मो को हाथ भी लगाया तो एम्परर से पहले मैं ही तेरे साथ तेरी पूरी फैमिली का खात्मा करूंगा। जिस पर गुइलान कहने लगा कि बाशान क्या तो एक बच्चे की खातिर मेरे से पंगे लेना चाहता है? जिस पर बाशान कह रहे थे कि तेरी डिमोनिक सोल एन्चेंटमेंट टेक्निक काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी, क्या मैं तेरे को नई टेक्निक से इंट्रोड्यूस करा दूं? जो सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था तू क्या, अगर तेरा मास्टर भी यहाँ आया तो भी मुझे हरा नहीं सकता।
जिसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। अकेडमी से दूर जंगल में इन्होंने अपनी बैटल शुरू कर दी थी। गुइलान अपने डिमोनिक बीस्ट का यूज करते हुए बाशान पर एनर्जी से अटैक करने लगा था, मगर बाशान की तेज तलवार स्लैशेस ने उस डीमन की धज्जियां उड़ा दी। वहीं पर गुइलान भी घायल हो गया। वो बाशान से कह रहा था कि तूने डाचू के आउटकास्ट के लिए मुझे घायल किया, क्या तू मेरे से दुश्मनी लेना चाहता है? जिस पर बाशान कहने लगे कि किन्मो कोई आउटकास्ट नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है, उसके खातिर तो मैं पूरे यांगकांग से पंगे ले सकता हूँ। इधर किन्मो ने रेसिडेंस का डोर ओपन करते ही उन्हें एडवाइजर नजर आए। होलिंग और ड्रैगन किलिन तो उसे देखते ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। एडवाइजर कहने लगे कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे अकेडमी का पहला इंपीरियल वाइजर हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बनेगा। वाह क्या इत्तेफाक है। जिस पर किन्मो कह रहा था, इंपीरियल एडवाइजर आप यहाँ पर फनी स्टोरीज सुनाने तो नहीं आए होंगे। जिस पर एडवाइजर पूछने लगे कि क्या तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान नहीं हो? तो किन्मो से कहने लगा कि हमारे हेवनली डीमन सेक्ट में हम लोग बैकग्राउंड को चेक नहीं करते, तो हो सकता है कि आपने वहाँ पर अपनी जासूस को प्लांट किया होगा और उन्होंने आपको मेरे असेंशन के बारे में बता दिया। यहाँ पर एडवाइजर किन्मो से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। जिस पर किन्मो कहने लगा कि अगर आपने मुझे खत्म करने का मन बना ही लिया है तो डरने से कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे खत्म ना करो तो हमारा डीमन सेक्ट कोई बगावत नहीं करेगा, लेकिन आपने मुझे मारा तो हमारा सेक्ट जरूर से राइज होगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। मेरी लाइफ इतनी भी कीमती नहीं कि आप मुझे मार दो, इसलिए मुझे आपसे कोई डर नहीं लग रहा। यहाँ पर किन्मो ने उन्हें चाय के लिए इनवाइट किया था, तो एडवाइजर भी चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। वो कह रहे थे कि होशियार होना अच्छी बात है, मगर होशियारी का ओवर कॉन्फिडेंस हमें निस्तनाबूद कर सकता। वैसे तुमने बोला कि तुम्हारा हेवनली डीमन से कोई बगावत नहीं करेगा, तो बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि वो लोग मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे? जिस पर किन्मो कहने लगा कि हम सबकी सोच मिलती जुलती है, तो फिर बगावत क्यों करनी? तभी एडवाइजर कहते हैं कि मुझे पता चला कि तुम अपने सेक्ट में एक स्कूल हॉल ऐड करने वाले हो, तो बताओ ये डिसीजन तुमने क्यों लिया? तो किन्मो कहता है कि मैं हमारे पैट्रियार्क के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ ताकि मैं अपने हेवनली डीमन सेक्ट की भलाई कर सकूं। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि तुम्हारा सेक्ट बस नाम के लिए सेक्ट है, असल में तो उसे एक नेशन माना जाता। अगर तुम पैट्रियार्क की हर चीज को फॉलो करोगे तो तुम भी हमारे यांगकांग नेशन की एक स्टेट बन जाओगे। शांति स्थापित होने के बाद तुम कोई बगावत नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पर केओस मचेगा तब हो सकता है कि तुम मेरे खिलाफ जाकर यांगकांग को अपने कब्जे में करो। तुम खुद इस यांगकांग नेशन पर रूल करोगे। तो किन्मो उन्हें करारा जवाब देते हुए कह रहा था कि यांगकांग नेशन हमारी हेवनली डीमन से क्या एक रिफ्लेक्शन है, बस फर्क इतना है कि आपका नेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो भला हम हमारे ही खिलाफ बगावत क्यों करेंगे? जो सुनकर एडवाइजर ने एक और सवाल पूछा। वो कहते बताओ फिर तुम बगावत किस चीज पर करोगे? जिस पर किन्मो कहता है कि अगर एडवाइजर ने हेवनली डीमन सेक्ट के आइडियल्स और उनके द वे ऑफ सेंट को धोखा दिया, या फिर आपके एम्परर यानफिंग ने अपनी औकात भूलकर हमारे ग्रेट डाचू के लोगों को अपना गुलाम बनाया, तो उस दिन हमारा हेवनली डीमन सेक्ट आपके खिलाफ जरूर से बगावत करेगा। यहाँ पर किन्मो की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वो यांगकांग के सबसे पावरफुल बंदे को उसके मुंह पर धमका रहा था कि उसने औकात में रहना चाहिए। वहीं पर एडवाइजर उससे कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, शायद तुम्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। जिस पर किन्मो कहने लगा कि आप समझदार हो, अगर मैं आपसे झूठ भी बोलता तो भी आपको ये सच्चाई ऑलरेडी पता थी, इसलिए मैं आपको चाहकर भी उल्लू नहीं बना सकता था। उतने में एडवाइजर उसे बताने लगे कि तुम डाचू से बिलोंग करते हो और तुम्हारे पास हेवनली डीमन सेक्ट का कोई फाउंडेशन नहीं। अगर सच बताओ तो मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में करना चाहता था ताकि तुम मेरे इन्फ्लुएंस का यूज करके उस सेक्ट में अपनी जगह बना पाओ। इस तरह से हेवनली डीमन सेक्ट भी मेरे अंडर कंट्रोल आ जाता, मगर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते, जिनके पास अपने खुद के आदर्श होते उनका मन बदलना उतना ही ज्यादा थका देने वाला है। ऐसे लोगों को परस्यू करने से आसान है उनका खात्मा कर दो। तुम्हारे हेवनली डीमन सेक्ट का मन बदलना थका देने वाला होगा, मगर उन्हें वाइप आउट करना सबसे ज्यादा सिंपल। मगर ये तो अच्छा हुआ कि यांगकांग नेशन और हेवनली डीमन सेक्ट के आदर्श और उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं, हम दोनों दुश्मन बनने से बाल बाल बच गए। जिस पर किन्मो कहता है कि आपने डाविस सेक्ट और थंडर साउंड स्कूल के बारे में क्या सोचा? वो लोग तो आपके विचारों के खिलाफ है। तो एडवाइजर जवाब देते हैं कि अगर उन्होंने समय रहते मेरे साथ समझौता नहीं किया तो मुझे उन्हें भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। उनकी भलाई इसी में है कि वो मेरे आइडियल्स को अपना ले। किन्मो उनसे पूछने लगा कि एडवाइजर क्या आप मुझे आपके आइडियल्स के बारे में बता सकते हो? जिस पर एडवाइजर कहते हैं कि नॉलेज और एक्शंस की यूनिटी। देखो तुम मेरी बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि बस मेरे एक्शन पर दो। तो किन्मो कहने लगा कि यांगकांग के हालात
हालात काफी ज्यादा खराब है। ऐसी सिचुएशन में हमारा हेवनली डीमन सेक्ट आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये बगावत खत्म होने के बाद आप हम पर ही उल्टा अटैक कर दो। लोग अक्सर उस पुल को जला देते हैं जिसे क्रॉस करके वो आगे बढ़े थे, जिस पर एडवाइजर कहते ना ऐसा तो नहीं होगा, मैं तुम्हारे सेक्ट को धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे सेक्ट का सही सलामत रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम लोग ही मुझ पर नजर रख सकते। अगर डीमन सेक्ट रहेगा तो मैं भी गलतियाँ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि डीमन सेक्ट मेरे सिर पर टंगी हुई तलवार जैसा है। पावरफुल बनने के बाद अगर मैं गलतियाँ करूँ तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास मुझे खत्म करने की काबिलियत हो। किन्मो, जिस दिन मैं रास्ते से भटक जाऊँ उस दिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद आकर मुझे खत्म कर दो। इधर कमांडर किन काफी ज्यादा हैरान था जब उसे पता चला कि किन्मो ही हेवनली डीमन सेक्ट का नया लीडर बना। अब एडवाइजर वहाँ से जाते हुए कमांडर किन को बता रहे थे कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड है, बस दिक्कत इतनी है कि ये बंदा बिल्कुल मेरी एग्जैक्ट कॉपी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा। मुझे शीशे में अपने रिफ्लेक्शन को देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे परफेक्टली मैच नहीं होता। जिस पर किन कह रहा था कि फिर तो आपने इस किन्मो को खत्म कर देना चाहिए। तो एडवाइजर कहते हैं कि रिफ्लेक्शन को देखकर मैं खुद को स्टडी रख सकता हूँ। किन्मो मेरे सिर पर टंगी हुई तलवार है जो मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मैं कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। इधर किन्मो एडवाइजर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। वो कहता है कि मैं भी उनके सिर पर टंगी हुई तलवार बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। वैसे हेवनली किंग्स ने मुझे बताया था कि हमारे डीमन सेक्ट के पास एक सुप्रीम बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे 9 रेवोल्यूशन 3 प्रूफ प्रोफाउंड आर्ट भी कहा जाता। अगर मैं उसे अपनी ओवरलॉर्ड ट्रिपल एलिक्सर बॉडी के साथ मिला दूं तो मैं अपनी लेफ्ट शोल्डर की वीकनेस को फिक्स कर पाऊंगा। तो किन्मो ने तुरंत ही उन टेक्निक्स को मर्ज करते हुए तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो अपनी वाइटल एनर्जी को पीक पर पहुंचाना चाहता था और इसी दरमियान किन्मो ने अपने वीकनेस को रिकवर कर लिया। इधर वेयोंग ने देखा कि किन्मो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका, तो नोटी अंदाज में कह रहा था कि शायद उस छोटी फॉक्स ने तुम्हें पूरी तरह से ड्रेन कर लिया। तो होलिंग उसके सिर पर झपट्टा मारते हुए कह रही थी कि मैंने तो अभी तक किन्मो के साथ चक्कर भी नहीं चलाया और तुम लोग मुझे बेवजह ही बदनाम कर रहे। इधर किन्मो तो इतना भाग रहा था कि वो अल्केमी रूम में जाकर अचानक से बेहोश हो गया। किन्मो के हाथ बूढ़े लोगों जैसे नजर आ रहे थे, तो उसकी पल्सेस को चेक करके इंपीरियल हीलर बताने लगे कि एक्स्ट्रा कल्टीवेशन करने की वजह से मिरेकल हीलर की सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। अगर इसे जल्दी से रिप्लेनिश नहीं किया गया तो इनकी मौत हो जाएगी। जो सुनकर ही हुलिंग को बहुत बड़ा झटका लग गया। और ड्रैगन किलिन से कहती कि हमें जल्द से जल्द बेहतरीन खाने का जुगाड़ करना होगा, जिस पर ड्रैगन किलिन कह रहा था कि मेरे ख्याल से हम उस हरे बैल को भून सकते हैं। जो सुनते ही हुलिंग ने उसके मुंह पर फटका मार दिया। अब ये लोग रेस्ट्रिक्टेड इलाके में जाकर वहाँ से रेड ड्रैगन किंग फिश को लेके आते हैं। वहीं पर रास्ते में इन्हें एक सेक्रेड पेड़ नजर आया, तो ये लोग उस पेड़ को भी काट कर अपने साथ लाए ताकि इस पेड़ की लकड़ियों की आग जलाकर उस पर इस फिश को भुना जाए। इधर वेयोंग कहता है कि ये पेड़ तो एम्परर ने खुद अपने हाथों से प्लांट किया था ताकि इस पेड़ को देखकर हर एक डिसाइपल लर्निंग के लिए मोटिवेटेड रहे, और इन 2 नमूनों ने तो उसे ही काट दिया। अब तो किन्मो की कोई खैर नहीं। वहीं पर गुइलान को भी इस पेड़ के कटने की खबर मिल चुकी थी, तो वो किन्मो को पनिश करवाने के लिए एम्परर के कान भरने के लिए रवाना हो गया। हालांकि प्रिंसेस यूजी ने उसे देख लिया था। इधर किन्मो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस मछली को रोस्ट करके खा लिया, जिससे किन्मो की एनर्जी तुरंत ही रिप्लेनिश हो गई। मगर उतने में वेयोंग ने उसे खबर दी कि डिसिप्लिनरी हॉल के लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मगर तब तक वो सिपाही वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने किन्मो के दोस्तों को अरेस्ट और साथ ही किन्मो को भी एम्परर के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया, इसलिए किन्मो तुरंत ही एम्परर से मिलने रवाना हो जाता है। इधर गुइलान एम्परर को बता रहा था कि ड्रैगन किंग फिश सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही खा सकते हैं, मगर किन्मो और उसके दोस्तों ने मिलकर उस फिश की चोरी की। साथ ही आपने प्लान किया हुआ एडवांसमेंट ट्री भी इन्होंने काट दिया। तो लॉस को ब्रेक करने के लिए किन्मो को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आइंदा से कभी कोई और ऐसी हरकत ना कर पाए। यहाँ पर किन्मो अपनी साइड रखना चाहता था। वो कहता है कि मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं थी और इसीलिए ये सब हुआ, लेकिन मैं अपनी पनिशमेंट के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर एम्परर कहने लगे कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इस बार तुमने लॉ को ब्रेक किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या सजा दूँ। जिस पर गुइलान कहने लगा कि इसके साथ साथ इसकी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और उतने में एम्प्रेस मदर वहाँ पर पहुँच गई। दरअसल यूजी उन्हें वहाँ पर लेके आई थी। एम्प्रेस मदर कहने लगी कि मेरे ख्याल से इस मिरेकल हिलर को एग्जीक्यूट करना ही सही रहेगा। जिस पर एम्पर उनसे पूछने लगे कि माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो एम्प्रेस कहने लगी कि अगर आप इस लड़के को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि यांगकांग के एम्पर इंसान से ज्यादा एक मछली को वैल्यू देते हैं। लोगों को पता चलना
चलना चाहिए कि आपके लिए एक टैलेंटेड बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट पेड़ था। जल्दी से इसे एग्जीक्यूट कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि एम्परर ने उस फेमस हीलर को मार दिया जिसने उसकी बूढ़ी माँ की जान बचाई थी। फिर सब आपकी हकीकत जान जाएंगे कि आप कुछ और नहीं बल्कि एक तानाशाह हो। एम्प्रेस मदर के सारे ताने सुनने के बाद एम्परर गुइलान पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। किन्मो के पास तुम्हारी सोड है मगर वो तलवार उसने अपनी काबिलियत के दम पर हासिल की थी और तुम उसी का बदला लेना चाहते हो। यहाँ पर गुइलान तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। एम्परर कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ मगर आइंदा से कभी ऐसी वाहियात हरकत मत करना वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। जाओ अपनी गलती पर सोच विचार करो। तो गुइलान तुरंत ही पसीने से लथपथ होकर वहाँ से दफा हो गया। जिसके बाद एम्परर किन्मो से प्राइवेटली बात करते हैं। वो कह रहे थे कि तुम हमारे इंपीरियल वाइजर भी हो और हेवनली डीमन सेक्ट के मेंबर भी। तुम ग्रेट डाचू के आउटकास्ट और जेड फेस पॉइजन किंग के डिसाइपल भी। तुम्हारी ढेर सारी आइडेंटिटीज हैं। यहाँ पर किन्मो समझ गया कि एम्परर के जासूस उनके हेवनली डीमन सेक्ट में प्लांट किए होंगे जिनके बारे में तो पैट्रियार्क को भी कोई आइडिया नहीं। या फिर हो सकता है कि एडवाइजर के साथ जो बंदा रहता है वही एम्परर का स्पाई होगा। अब यहाँ पर एम्परर कहने लगे कि तुम डिमोनिक पाथ के सबसे ग्रेटेस्ट सेक्ट के लीडर हो और एम्परर के डिसाइपल भी। इसे मैं ब्लेसिंग समझूं या थ्रेट यही मेरी समझ नहीं आ रहा। तो किन्मो उनसे पूछता है कि अगर डाविस्ट मास्टर ने आपके साथ अलायंस की तो आप उन्हें कौन सा टाइटल दोगे। जिस पर एम्परर बताते हैं कि उसे फर्स्ट रैंकिंग मिलेगी और वो राइचस पाथ का हेड बनेगा लेकिन रहेगा हमेशा मेरे अंडर। तो किन्मो उनसे पूछता है कि अगर ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट ने आपके साथ अलायंस की तो आप उन्हें कौन सा टाइटल दोगे। जिस पर एम्परर कहने लगे कि उन्हें भी फर्स्ट रैंकिंग और जेन सेक्ट का हेड बनाया जाएगा और वो हमारे पैट्रियार्क भी बन जाएंगे। जिस पर किन्मो कह रहा था कि यहाँ पर 3 मेजर फैक्शंस हैं जिसमें से 2 ने तो आपके खिलाफ बगावत कर दी और तीसरा सेक्ट यानी कि मेरा हेवनली डीमन सेक्ट खुद आपके पास आया मगर फिर भी आपने उनके लीडर को 6ठी रैंकिंग दी और ऊपर से ये भी पूछ रहे हो कि मैं आपके लिए ब्लेसिंग हूँ या फिर थ्रेट। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ऐसी बातों से आपकी वफादार आवाम का दिल टूट जाएगा। आप मेरे सेक्ट पर शक कर रहे हो जबकि सिर्फ हमने ही आपके खिलाफ कोई बगावत नहीं की। तो एम्परर कहने लगे मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ मगर मैं तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोट नहीं कर सकता। तुम बहुत ज्यादा यंग हो। अगर तुम्हें फर्स्ट रैंकिंग दी तो मुझ पर ढेर सारे ताने कसे जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने अपनी काबिलियत साबित करो। फिलहाल सदर्न बॉर्डर पर ढेर सारी फोर्सेस जमा हो रही। वो लोग हमारे खिलाफ बगावत पर उतर आए तो मैं हमारे ढेर सारे डिसाइपल्स को वहाँ पर भेजने वाला हूँ ताकि वहाँ पर फाइट करके उन्हें ट्रेनिंग का मौका मिल जाए। इंपीरियल पैलेस के सुपरवाइजर्स हमारे स्कॉलर्स को वहाँ पर लीड करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे एक ट्रूप को लीड करो। इधर एम्प्रेस यूजी को बता रही थी कि किन्मो को हमारी आर्मी में काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन मिल सकती है क्योंकि वो बंदा करप्ट लोगों को पर्दाफाश करेगा। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई जहाँ पर सभी डिसाइपल्स को बताया जा रहा था कि उन्हें साउथ के लिजाओ फोर्ट से रेबेलियन को क्रश करना पड़ेगा। इधर किन्मो को ऐसी टीम दी गई जिसमें सबके सब उसके दुश्मन भरे पड़े थे। उनके हिसाब से किन्मो इस बैटल में कुछ खास नहीं कर पाएगा। वहीं पर गुइलान ने सबको बता दिया कि हर एक टीम लीडर को अपनी टीम का खर्चा उठाना होगा इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। पैसों का जिक्र सुनते ही किन्मो की टीम उस पर हंसने लगी क्योंकि उनके हिसाब से तो किन्मो के पास एक फूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं थी। वो खुद ही एक चिंदी चोर है। अब अगले दिन ये सभी लीडर अपने अपने टीम के लिए फ्लाइंग कैरेज को हायर कर चुके थे। देखते ही देखते सभी लोग वहाँ से रवाना हो गए सिवाय किन्मो की टीम के। उन्हें लग रहा था कि शायद किन्मो के पास इतना भी पैसा नहीं कि वो यहाँ पर फ्लाइंग कैरेज को हायर कर पाए और उतने में इफान युनशा अपनी कैरेज लेकर वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन वहाँ आते साथ ही उसकी कैरेज पर ढेर सारे ब्लास्ट होने लगे। उसकी हालत देखकर ही इन सभी डिसाइपल की फटके हाथ में आ गई। उन्हें लग रहा था कि बैटल ग्राउंड पर जाने से पहला ये लोग रास्ते में ही कुर्बान हो जाएंगे मगर युनशा ने उन्हें तसल्ली दी कि उसकी फ्लाइंग कैरेज बिल्कुल भी एक्सप्लोड नहीं होगी। इनफैक्ट वो इन सभी को सदर्न बॉर्डर पर सही सलामत पहुंचा देगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।